हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। आप लोगों ने सरफेस टेंशन शुरू कर लिया था एंड उस पे सरफेस एनर्जी के बेस पे अलग अलग क्वेश्चन शायद कर चुके हैं। किसी कोई डाउट उसमें? नो सर। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट टर्म बताता हूँ, प्रेशर डिफरेंस। जैसे आपके पास कोई भी कर्व सरफेस ले लीजिए या मेनिस्कस किसी पर्टिकुलर लिक्विड की, कुछ इस तरह। अगर मैं इसमें पूछूं, इसमें दो फेसेस हैं, एक फेस ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको बोल सकता हूँ कॉनकेव साइड, और आपको एक सरफेस ये दिख रहा है तो इसको बोल सकता हूँ कॉन्वेक्स साइड। तो आपसे पूछेगा कि प्रेशर ज्यादा किसकी तरफ होगा और क्यों ज्यादा होगा, एंड देन उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, उसको कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस टेंशन ड्रॉ करते हैं। सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द इंटरफेस ऑफ टू सेपरेटिंग मीडियम, शायद आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दो सेपरेटिंग मीडियम मैंने ले लिया, उसके ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरह। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए सरफेस टेंशन ड्रॉ किया यहाँ पे। अगर मैं इसके कंपोनेंट को ब्रेक कर लूं, एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो अगर सरफेस टेंशन T इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको बोल सकता हूँ T cos थीटा। एंड एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको बोल सकता हूँ T sin थीटा। अर्पित, ये समझ आया? यस सर। तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन T उसके, कर सकते हैं जी बोलिए। सर, मुझे नहीं ऐसा पे आप रिपीट कर सकते हैं सर। ओके, देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये कोई कर्व फेसेस है इस तरह। कोई लिक्विड का मेनिस्कस हो सकता है इस तरह, लिक्विड नीचे की तरफ भी हो सकती है, लिक्विड ऊपर की तरफ भी हो सकती है। तो आप ये बोलिएगा कि ये जो सरफेस है, जो ब्लैक रीजन से मैंने ड्रॉ किया है, वो दो अलग अलग मीडियम को क्या करता होगा, सेपरेट आउट करता होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। एंड वो जहां नीचे कहीं की भी, तरफ नहीं होगा। हाँ, लिक्विड नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, दोनों में किसी तरफ भी हो सकता है। ओके। तब ये जो ब्लैक रीजन होगा वो इंटरफेस की तरह बिहेव करता होगा, दो डिफरेंट मीडियम के सेपरेशन की तरह, बोल सकते हैं। यस सर। तो जहां कहीं भी इंटरफेस होता है दो मीडियम को सेपरेट आउट करने के लिए, उसके टेंजेंशियली सरफेस टेंशन एक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक सरफेस टेंशन एक्ट किया इस डायरेक्शन में, एक यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्ट किया इस डायरेक्शन में। इस सरफेस टेंशन के कंपोनेंट को ब्रेक कर लीजिए। तो एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में T cos थीटा, एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में T sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे T, तो इसका एक कंपोनेंट इधर T cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर T sin थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं T cos थीटा और यहाँ लिख सकते हैं T sin थीटा। मेराज, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब एक प्रेशर ले लीजिए इस डायरेक्शन में, तो उसको आप P इनसाइड बोल दीजिए या P1 बोल दीजिए। और एक प्रेशर ले लीजिए इस डायरेक्शन में, तो इसको P आउटसाइड बोल दीजिए या P नॉट बोल दीजिए। अब मैं बोलूं कि एट इक्विलिब्रियम मेरे पास एक प्रेशर है इनसाइड से Pi, एक प्रेशर आउटसाइड से प्लस प्रेशर ड्यू टू T sin थीटा कंपोनेंट। और ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है एट दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं पूछूं कि अगर दोनों को कंपेयर कीजिए Pi और P नॉट, तो आप क्या फील करेंगे, P नॉट की वैल्यू ज्यादा बढ़ी है, Pi की वैल्यू ज्यादा बढ़ी है? सर पीआई। Pi। Pi किस साइड है, कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड? कॉनकेव। कॉनकेव। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि प्रेशर टुवर्ड्स कॉनकेव साइड हमेशा बड़ा होगा प्रेशर टुवर्ड्स कॉन्वेक्स साइड के, बोल सकते हैं। यस सर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं प्रेशर टुवर्ड्स concave side is always greater
than convex side. अंशिका, आपको समझ आया? सांची, समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, अब इसके बेस में मैं आपको एक आसान सा सवाल पूछता हूं। आपको गिवन होगा कोई कर्व फेसेस कुछ इस तरह से, यहाँ पे लिक्विड, इसको मान लीजिए पोजीशन 1, इसको मान लीजिए पोजीशन 2। कोई एक दूसरा सरफेस गिवन होगा इस तरह, लिक्विड, यहाँ पे पोजीशन 1 मान लीजिए, यहाँ पे पोजीशन 2 मान लीजिए। कोई तीसरा सरफेस होगा इस तरह से, यहाँ पे कोई पोजीशन 1, यहाँ पे कोई पोजीशन 2। तो आपसे बोलेगा फाइंड रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2 इन ऑल दीज 3 डिफरेंट कंडीशन। मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी, इन तीनों कंडीशन के लिए डिफाइन कीजिए। तो आप अबव कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए एंड डिफाइन कीजिए। फर्स्ट कंडीशन में P1 की वैल्यू बड़ी होगी, P2 की वैल्यू बड़ी होगी। Sir, P2 की। ओके, फर्स्ट कंडीशन में P2 इज ग्रेटर देन P1। एक मिनट, सिद्रा रहमान, सेकंड कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? Sir, हम्म, P1, ओके, अर्पित बता सकते हैं सेकंड कंडीशन में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? Sir, same ही Same होगी. same होगी। गुड, क्योंकि सरफेस मतलब प्लेन सरफेस है, तो आप बोलिएगा सरफेस टेंशन में जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, इसलिए किसी भी डायरेक्शन में एक्सेस प्रेशर नहीं डेवलप हो सकता। इसलिए P1 एंड P1 दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सिद्रा, समझ आया आपको? yes sir. अलविया, आप थर्ड कंडीशन बता सकती हैं कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? Sir, अलविया, एक मिनट। थर्ड सिचुएशन में P1 की वैल्यू बड़ी होगी, P2 की वैल्यू बड़ी होगी? नोमा, आप बता सकती हैं? P1 is greater than P2. गुड, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो इन तीनों कंडीशन में हम सिंपल चेक करते हैं कॉनकेव साइड कौन सा है और कॉन्वेक्स साइड कौन सा है, उसके बिहाफ पे हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड से प्रेशर से क्या होगा, बड़ा होगा। एंड डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, तो आप बोलिएगा सरफेस टेंशन के बिहाफ पे। अब उसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना अमाउंट डिफरेंस क्रिएट करता है, उसको हम एक्सिस प्रेशर डिफाइन करते हैं। यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। So done. अर्पित, लिख लिया? वो sir, Sir, यस, can you repeat the pressure difference again? I was not there when you were teaching. ओके ओके।
सबने लिख लिया? Yes, sir. it is. यस सर ओके, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। मैंने कोई एक मिनिस्कस लिया, ये ब्लैक रीजन, जो दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट आउट करता होगा। लिक्विड आप सपोज कर लीजिए इधर, या लिक्विड सपोज कर लीजिए बाहर। ये जो ब्लैक सरफेस है वो कोई मिनिस्कस है दो मीडियम को सेपरेट आउट करने के लिए। तो जहां कहीं भी इंटरफेस होता है वहां पे टेंजेंशियली सरफेस टेंशन एक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक सरफेस टेंशन इधर एक्ट कराया, एक सरफेस टेंशन इधर एक्ट किया। इस सरफेस टेंशन टी के दो कंपोनेंट मैंने ब्रेक किए इस तरह से, एंड देन उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम में मैंने देखा कि प्रेशर किस किस डायरेक्शन में कितना एक्ट कर रहा है। तो एक मैंने दिखाया प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एक्ट करता होगा टुवर्ड्स कॉनकेव साइड, एक बाहर से प्रेशर एक्ट करता होगा इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर टुवर्ड्स कॉन्वेक्स साइड। एंड ये जो दोनों सरफेस टेंशन के जो कंपोनेंट हैं वो भी तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप करते होंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो मैंने इक्विलिब्रियम में डिफाइन किया Pi equals to P naught plus pressure due to 2 sin theta component। तो इतना अमाउंट इसके साथ ऐड होके इसके इक्वल हो रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल या इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से क्या है, ज्यादा बढ़ा है। बाय कितना अमाउंट? दिस मच अमाउंट। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो मैं आगे कैलकुलेट करूंगा। तब हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। एंड ये डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है? सरफेस टेंशन के इफेक्ट की वजह से। आई बात समझ सिद्रा? Yes, sir. ओके नोमा, आई थिंक सरफेस टेंशन आपको इससे पहले करा दिया गया होगा। सर कब से संडे को भी क्लास हुई थी क्या? मुझे जैसे बताया गया कि सरफेस टेंशन की क्लास आपकी हो चुकी है। सरफेस टेंशन क्लास हो चुकी है आप लोगों की? अर्पित, अरसलान, सर शायद नहीं नो सर। नहीं हुई सर। तो आप मैंने पूछा था प्रॉमिस करा था आपसे, सर लास्ट हमने। सर लास्ट क्लास सर आप नहीं करवाई थी सर, उसके बाद क्लास आज हुई। तो मैं लास्ट क्लास में क्या कराया था? सर मैग्नस इफेक्ट। यस सर तो बोल मैग्नेटिक और फिर वो लॉ करवाया था सर। तो बोलना चाहिए था ना सरफेस टेंशन हमें नहीं आता। तो मैंने इतनी सारी चीजें बता दी सरफेस टेंशन के बारे में। ओके ओके, चलिए मैं आपको सरफेस टेंशन पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद ये सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है? ओके देखिए सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बताता हूं। सपोज कर लीजिए कोई टैंक जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड हो किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक, इक्वल लिक्विड यहां तक फिल्ड है इस पर्टिकुलर कंटेनर में। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में हम दो तरह का इंटरेक्शन देखते हैं, एक होता है एडेसिव, एक होता है कोहेसिव। कभी नाम सुना इन दोनों वर्ड का? एडेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है? शायद आपने केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। यस सर। कोई डिफाइन कर सकता है? सो एडेसिव फोर्स जो है फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है। अच्छा, और ये कोहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन एटम? नहीं सर, फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स? एडेसिव। गुड। Adhesive force is force of attraction between different type of molecule. Cohesive force is force of attraction between similar type of molecule. इसलिए आपने फेविकॉल के ऊपर एक ऐड देखा होगा, एडेसिव ग्लू या एडेसिव लिक्विड, क्योंकि वो दो डिफरेंट सरफेसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या कंबाइन करता है।
तो एडेसिव डिफाइन करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल और मॉलिक्यूल। कोहेसिव फोर्स डिफाइन करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल। अंशिका, ये समझ आया आपको? Yes, sir. ओके अब इसके बेस पे क्वेश्चन बोलता है आपसे कि अगर मान लीजिए कोई एक टैंक ले लिया मैंने और उसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, ओपन टैंक है कुछ इस तरह से। अब देखिए इसके बाद अगर मैं कोई भी एक हाइपोथेटिकल रीजन अज्यूम करता हूं इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से, एंड इसको मैग्नीफाई करके देखता हूं कि यहाँ पे पार्टिकल किस किस तरह से बिहेव कर रहा है या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस तरह से है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में पार्टिकल उसके बाउंड्री पे एग्जिस्ट करते होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह। एंड कोई एक पार्टिकल अज्यूम कर लीजिए सेंट्रल मोस्ट। अब मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल पार्टिकल ड्यू टू इट्स ऑल नेबरिंग पार्टिकल, तो आप बोलेगा सारे अपने अपने डायरेक्शन में क्या करते होंगे, अट्रैक्ट करते होंगे। एंड चूंकि सारे सिमिलर पार्टिकल हैं तो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स एक्ट करता होगा कुछ इस तरह से, बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स ऑन दिस सेंट्रल पार्टिकल इस कंडीशन में कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा? 0 बोल सकते हैं। यस सर। तो इस कंडीशन में जब वेल इनसाइड हो तो नेट फोर्स ऑन सेंट्रल पार्टिकल 0 होगा। नोमा, समझ आया ये? Yes, sir. बट अगर मैं टॉप सरफेस पे कोई भी एक पार्टिकल अज्यूम कर लूं कुछ इस तरह से, ऐसे, एंड उसके लिए अगर मैं इंट्रैक्शन कैलकुलेट करूं उसके सेंट्रल मोस्ट पार्टिकल के लिए, जैसे यहाँ पे सेंट्रल मोस्ट पार्टिकल उसके सरफेस पे होगा, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे इस तरह एग्जिस्ट करता होगा। इन सारे पार्टिकल के लिए अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूं इस सेंट्रल मोस्ट पार्टिकल के लिए कुछ इस तरह, तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू सेंट्रल पार्टिकल पे 0 होगी या नहीं होगी? सिद्रा, नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल पार्टिकल इस कंडीशन में 0 है या नहीं है? No, sir. गुड। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नेट फोर्स ऑन सेंट्रल पार्टिकल 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर रीजन में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अपर रीजन दूसरा मीडियम है, तो वहां पे कोई दूसरा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो उसको अट्रैक्ट करता हो ऊपर के डायरेक्शन में, ताकि डाउनवर्ड फोर्स को कंपनसेट कर पाए। इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नेट फोर्स ऑन सेंट्रल पार्टिकल 0 के इक्वल नहीं है। महराज, ये समझ आया? यस सर। तब इसके बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉप लेयर लिक्विड है या टॉप लेयर जो पार्टिकल होगा वो हर पॉइंट पे एक फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करता होगा, तो वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। Yes, sir. तब इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो आप बोलिएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन की वजह से अपने नेबरिंग पार्टिकल के साथ इंट्रैक्शन करता है टॉप लेयर्ड पार्टिकल, उसकी वजह से वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इस टेंडेंसी या इस प्रॉपर्टी ऑफ टॉप लेयर्ड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। आई बात समझ? Yes, sir. अर्पित, समझ Yes. आया नहीं आया? Yes, sir. तो यहाँ से सरफेस टेंशन पहले हम डिफाइन करते हैं कि होता क्या है। तो आप बोलिएगा द टॉप लेयर्ड लिक्विड और उस पर्टिकुलर पॉइंट के पार्टिकल behaves as stretched membrane
किसकी वजह से? ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता होगा? तो आप बोलिएगा कोहेसिव फोर्स। This tendency or this behavior of top layered liquid is called surface tension. सांची, यहां तक बात समझ में आई? क्या क्या हुआ? Yes, sir. ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके एप्लीकेशन बताता हूं या इसका अलग वे ऑफ थिंकिंग वो समझाता हूं कि दूसरी तरह सरफेस टेंशन और कैसे समझ सकते हैं। लिखिए सबने। डेफिनेशन क्या लिखा है? Behave as a stretched membrane due to molecular interaction. अब इस पर्टिकुलर सरफेस टेंशन के बिहेवियर के बेस पे मैं आपको कुछ टर्म समझाता हूं, कुछ याद रखिएगा। अब बोलिएगा सरफेस टेंशन किसी भी दो सेपरेटिंग मीडियम के टेंजेंशियली एक्ट करता है। इट एक्ट्स tangentially to the interface of two separating medium. जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई इस तरह सरफेस ले लीजिए, उसके ऊपर मैंने लिक्विड प्लेस किया, उसका मेनिस्कस कुछ ऐसे है, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टेंजेंट हो सकते हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं।
एक टेंजेंट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, लिक्विड एंड एयर के बीच में। एक टेंजेंट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। एक टेंजेंट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, सॉलिड एंड एयर के बीच में। आई बात समझ? तो एक सरफेस टेंशन ये हो सकता है, एक सरफेस टेंशन ये एक्ट हो सकता है, एक सरफेस टेंशन ये एक्ट हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके। दूसरा टर्म डिफाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन के बेस पे। सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल होता है कोहेसिव फोर्स पे। कोहेसिव फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सरफेस टेंशन की उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडेसिव फोर्स के। एडेसिव फोर्स की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी। तब इसके बिहाफ पे आप ये भी टर्म याद रख सकते हैं, सरफेस टेंशन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके बिहाफ पे इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर स्प्रेड आउट करने की टेंडेंसी या कोगुलेट करने की टेंडेंसी उसको डिफाइन करता है, डिपेंडिंग अपॉन कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स। जैसे आप बोलिए कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तो उसके आपस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वो इजीली स्प्रेड आउट किसी दूसरे सरफेस पे नहीं कर सकता। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर कम होगी तो एडेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, इजीली स्प्रेड आउट कर सकता है उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। ये बात समझ आई? Yes, sir. तब मैं यहां से बोल सकता हूं कि सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रेडिंग आउट टेंडेंसी। जितना सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी, इस लिक्विड की स्प्रेड आउट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन इम्प्योरिटी एडेड टू लिक्विड उस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे मैं इम्प्योरिटी ऐड करूंगा उस लिक्विड के सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड यही पर्टिकुलर टर्म सरफेस टेंशन जितना कम होगा वो उस दूसरे सरफेस को वेट करने की टेंडेंसी डिफाइन करता है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेटनेस ऑफ सरफेस। अब देखिए इन सारे अलग अलग फैक्टर के बेस में आपको क्वेश्चन बताता हूं, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अर्पित, ये सारे फैक्टर समझ आए क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या डिफाइन Yes, किया? sir. ओके। पहली बात, अगर आप लीजिए वाटर एंड मरकरी किसी सरफेस के ऊपर प्लेस कीजिए। ये मैंने कोई सरफेस लिया, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप कीजिए एंड दूसरी बार मरकरी को प्लेस कीजिए एंड दोनों का बिहेवियर चेक कीजिए। तो पहली कंडीशन में जब वाटर को प्लेस कीजिएगा तो वाटर का शेप कुछ ऐसा एक्वायर होगा। बट अगर मरकरी को प्लेस कीजिएगा तो उसका शेप कुछ ऐसा एक्वायर होगा। ये इन केस ऑफ मरकरी है एंड ये इन केस ऑफ वाटर है। अब इन दोनों के बिहेवियर में क्या फर्क है? देखिए, पहले कंडीशन, अगर मैं वाटर लूं तो वाटर कंडीशन में एडहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो आप बोलिएगा सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी। सरफेस टेंशन कम है तो उसके स्प्रेड आउट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए वो सरफेस के ऊपर इजीली स्प्रेड आउट कर सकता है। आई बात समझ? एंड जितना इजीली स्प्रेड आउट कर सकता है उस सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के पार्टिकल से उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इसलिए उस सरफेस को वेट कर सकता है। आई बात समझ? Yes, sir. बट दूसरी कंडीशन में मरकरी लीजिए, मरकरी में कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है। कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होगा तो वो रिमेन कोगुलेटेड रहेगा विद इन देमसेल्फ, तो इसकी वजह से सरफेस टेंशन की वैल्यू उसकी बहुत हाई होती है। सरफेस टेंशन हाई होगी तो उसके स्प्रेड आउट करने की टेंडेंसी नहीं होगी, कम स्प्रेड आउट करेगा, लीस्ट स्प्रेड आउट कर सकता है।
या नहीं कर सकता है। अगर स्प्रेड आउट नहीं करेगा, कोगुलेट रहेगा विद इन देमसेल्फ, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगी तो उस पर्टिकुलर सरफेस को वेट नहीं कर सकता। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर किसी सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं तो वो उसको वेट कर देता है, बट मरकरी को सेम सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं तो उसको वेट नहीं करता, क्यों? आई बात समझ? Yes, sir. यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। सो फर्स्ट कंडीशन में बोल सकते हैं एडहेसिव फोर्स की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स के बेस पे। तब इस कंडीशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है? कम। सरफेस टेंशन कम है, इजीली स्प्रेड आउट। जब इजीली स्प्रेड आउट होगा तो उस पर्टिकुलर सरफेस को वेट कर सकता है, कैन वेट द सरफेस। बट दूसरे कंडीशन में, मरकरी की कंडीशन में, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स के। तब इस कंडीशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी। सरफेस टेंशन ज्यादा तो इजीली स्प्रेड आउट नहीं कर सकता, कांट स्प्रेड ओवर द सरफेस, एंड इसीलिए उस सरफेस को वेट नहीं कर सकता। अंशिका, समझ आया ये? Yes, sir. आप ये Okay. प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। इसको नोट डाउन कीजिए।
लिख लिया? नो सर। सर हो गया। अर्पित लिख लिया आपने? Yes, sir. अब देखिए इसके बेस पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, तो मैंने जैसे डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द इंटरफेस ऑफ टू सेपरेटिंग मीडियम। आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए जो लिक्विड जिस सरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उनके बीच में। तो यहाँ पे लिक्विड इंटरैक्ट कर रहा है एयर के साथ, तो एक सरफेस टेंशन होगा इनके बीच में। एक बार लिक्विड इंटरैक्ट कर रहा है सॉलिड सरफेस के साथ, तो एक सरफेस टेंशन होगा इसके बीच में। इन दोनों सरफेस टेंशन के बीच का एंगल जो होता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आई बात समझ? सिमिलरली अगर मैं मरकरी के लिए डिफाइन करूं, तो यहाँ पे एक सरफेस टेंशन एक्ट होगा इंटरफेस ऑफ एयर एंड लिक्विड। एक सरफेस टेंशन एक्ट होगा यहाँ पे बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो ये इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक थीटा, एंड ये इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक थीटा। तो यहाँ पे देखिए वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री। बट मरकरी केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आप इसके बिहाफ पे भी एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा एक्यूट होता है एंड इस कंडीशन में थीटा ऑब्ट्यूज होता है। एंड इस थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अरसलान समझ आया ये? Yes, sir. ओके, सबने इतना नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. अब देखिए इसके बाद सरफेस टेंशन के बेस पे आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई वी यूज डिटर्जेंट्स टू वॉश क्लोथ्स। हम सिर्फ पानी से कपड़ों को क्यों नहीं धो सकते हैं, हमें डिटर्जेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कार्बेंट्स कंपाउंड, फिर वहां पे पढ़ा होगा कि डिटर्जेंट या सोप, उसके पास 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं जो उसको क्लिंच करने के लिए केपेबल होता है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब वो एक अलग सी बात है, वो केमिकल इफेक्ट बोल सकते हैं। हमें यहाँ पे फिजिकल या फिजिक्स के बिहाफ पे उस क्वेश्चन को करना है। तब इस डिटर्जेंट को क्यों यूज करते हैं, उसका क्या बिहेव करता है, वाटर को कैसे केपेबल बनाता है उस वॉश क्लोथ को वॉश आउट करने के लिए। तो मैंने पीछे एक टर्म डिफाइन किया कि सरफेस टेंशन इम्प्यूरिटी ऐड करने के बेस पे कैसे चेंज करता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इम्प्यूरिटी ऐड करता हूँ तो सरफेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीज करती है। अगर सरफेस टेंशन कम होगी तो इजीली स्प्रेड आउट कर सकता है या रिमेन कोगुलेटेड रहेगा?
फिर वो स्प्रेड आउट कर सकता है। इजीली स्प्रेड आउट कर सकता है किस चीज के ऊपर? उस डर्ट के ऊपर, ताकि उसको इजीली क्लींच आउट कर ले और उसको वॉश आउट कर दे। तो आप बोलिएगा बाय यूजिंग डिटर्जेंट surface tension of water decreases, so it can easily spread out or spread over that dirt and cleanse it and wash it. इसीलिए हम डिटर्जेंट यूज करते हैं टू वॉश क्लोथ्स। आई बात समझ? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, सर्दियों में हम सूप पीते हैं, गर्म पीते हैं या ठंडा ठंडा पी लेते हैं? गर्म। गर्म क्यों पीते हैं? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। सब बाहर ठंडी होती है तो गर्म। Okay. Why we prefer hot soup? जनरली हॉट सूप पीजिएगा तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है एज कम्पेयर टू कोल्ड सूप से, ठीक है? इससे कोई रीजन हो सकता है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, पढ़ा होगा? Yes, Yes, sir. sir. क्या सारे टेस्ट बर्ड, आप लोग तो नीट के बच्चे हैं ना, आप लोग को तो पता ही होगा। ओके, क्या सारे टेस्ट बर्ड्स एक ही पोजीशन पे कोगुलेटेड रहते हैं No, कि sir. सारे No, sir. अलग अलग? अलग-अलग। होते हैं। अलग अलग। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई चीज हम खाते हैं या पीते हैं तो वो जितना अलग अलग रीजन ऑफ टेस्ट बर्ड तक जाएगा वो अलग अलग टेस्ट हमें फील करा पाएगा, बोल Yes, सकते हैं। sir. Yes, sir. तो मैंने पीछे डिफाइन किया कि स्प्रेड आउट टेंडेंसी किसी पर्टिकुलर लिक्विड की किस बात पे डिपेंड करती है? उसके सरफेस टेंशन पे। तो मैं बोलूं कि जितना सरफेस टेंशन कम होगा उस लिक्विड का, उतना उसके स्प्रेड आउट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, बोल सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एंड मैंने पीछे डिफाइन किया कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सरफेस टेंशन कम होगी, वो इजीली स्प्रेड आउट कर सकता है टू मैक्सिमम टेस्ट बर्ड्स, और वो हमें अलग अलग टेस्ट फील करा सकता है, इसलिए फील मच टेस्ट बेटर। आई बात समझ? Yes, sir. तो वाई वी प्रेफर हॉट सूप? तो आप ये बोलिएगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ सूप डिक्रीजेस, so it can easily spread out to more surface area of tongue to reach out maximum taste buds and hence feel much better, yet taste much better. Yes, आई बात sir. समझ? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, तो ये अलग अलग आपको क्वेश्चन सरफेस टेंशन के बिहाफ पे पूछ सकते हैं। तो मैंने जितने फैक्टर बताए हैं आप उन सारे फैक्टर्स को याद रखिएगा इन सारे अलग अलग टर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? सर Okay. फर्स्ट वाले का आंसर वापस बता सकते हैं? फर्स्ट वाले का आंसर आप ये बोलिएगा बाय यूजिंग, ओके मैं लिख देता हूं, ऑन एडिंग इम्प्योरिटी किसी पर्टिकुलर लिक्विड की क्या होता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। तो आप बोलिएगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर decreases, so it can easily spread over dirt, so can cleanse it and wash it. अगर उसके ऊपर स्प्रेड आउट ही नहीं कर पाएगा तो उसको आसानी से क्लिंज नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको वॉश आउट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको उसके ऊपर स्प्रेड आउट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। और ऐसे भी आप देखिएगा, अगर पानी को किसी भी ऑयली सरफेस के ऊपर डालिएगा तो वो स्लिप कर जाता है, उसके ऊपर उसको वेट नहीं कर सकता। तो वेट करने की टेंडेंसी किस बात पर डिपेंड करती है? उसके सरफेस टेंशन पे। जितना सरफेस टेंशन कम होगा उसको इजीली वेट कर सकता है। आई बात समझ? यस सर। दूसरे का आप आंसर ये बोलिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर surface tension of liquid or soup decreases, so can spread out to large area of tongue
to get interacted to more taste buds, hence taste better. नोमा, यहां तक कोई डाउट आपको? No, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सरफेस टेंशन एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबने लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. अर्पित? Yes, sir. अब देखिए सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। सर 2 मिनट आप प्रीवियस स्लाइड पे हो गया। Calculation of surface tension. सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सर्कुलर डिस्क है, हॉलो, जिसको किसी लिक्विड के ऊपर प्लेस कर दिया गया। इसको किसी लिक्विड के ऊपर प्लेस कर दिया गया। इस तरह। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इस डिस्क को मुझे अपलिफ्ट करना है इस पर्टिकुलर सरफेस से, तो मुझे कितना फोर्स इसको देने की जरूरत पड़ेगी? तो आप बोलिएगा क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो इस पे एक फोर्स एक्ट करता हो ग्रेविटी की वजह से, तो m टाइम्स ग्रेविटी, उतना फोर्स देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो उस लिक्विड के सरफेस पे प्लेस्ड है, तो क्या होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे इस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल के साथ भी तो अट्रैक्टिव फोर्स करते होंगे एडहेसिव फोर्स की वजह से। बोल सकते हैं? Yes, sir. उस एडहेसिव फोर्स की वजह से मैं बोल सकता हूँ सरफेस टेंशन डेवलप होता होगा, एंड सरफेस टेंशन के बेस पे भी तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करता होगा लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने के लिए। तो मुझे उसको ओवरकम करना है,
तो मान लीजिए ये डिस्क मासलेस है, तो मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ किसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। एंड सरफेस टेंशन कितनी रीजन तक एक्ट कर सकता है, तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। तो सरफेस टेंशन सिंपली डिफाइंड रहता है फोर्स किस इसको ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दैट एडहेसिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इंट्रैक्शन, लेंथ ऑफ इंट्रैक्टिंग बाउंड्री, इसके इक्वल आता है। अब देखिए फोर्स उसकी यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ उसकी यूनिट होती है मीटर, तो आप इसको कंबाइनली बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करिएगा। पहले इन जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सरफेस टेंशन सिर्फ इसके इक्वल होता है। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब इसकी यूनिट आप बोलिएगा फोर्स न्यूटन, लेंथ मीटर, सो न्यूटन पर मीटर। आपने एक और क्वांटिटी पढ़ी होगी जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, कुछ पढ़ा है? कोई क्वांटिटी जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर एग्जिस्ट करती हो? आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, वहां पे एक टर्म पढ़ा होगा स्प्रिंग, उसके लिए पढ़ा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के, पढ़ा है? Yes, sir. पढ़ा है। Yes. तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू के एक्स, तो के की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा F बाई एक्स। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। तो पहला सवाल पूछा जाता है कि कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट सरफेस टेंशन की यूनिट के क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। तो आप बोलिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ये बात समझ आई? यस सर। ओके, अब मैं पूछूं कि इसमें लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री कितनी होगी, तो आप बोलिएगा एक इसका इनर लेंथ यहां से यहां तक उसका रेडियस, एक उसका आउटर लेंथ यहां से यहां तक उसका रेडियस। द टोटल लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री इन केस ऑफ हॉलो डिस्क इक्वल्स टू फोर्स बाय इनर लेंथ प्लस आउटर लेंथ। सो 2 पाई कॉमन कर लीजिए, r प्लस r, इतना अमाउंट ऑफ सरफेस टेंशन क्या करता होगा, एक्ट करता होगा। यहां तक किसी कोई डाउट? नोमा? Yes, sir, no doubt. ओके, अगर मैं इसी टर्म को बोलूं एक कंप्लीट रिंग हो जाए तो क्या होगा? अगर मैं इसी टर्म को बोलूं एक कंप्लीट रॉड हो जाए तो क्या होगा? और इसी टर्म को बोलूं एक कंप्लीट डिस्क हो जाए तो क्या होगा? देखिए मैं इन सारे टर्म के लिए अलग अलग सेम इसी रिलेशन के बेस पे डिफाइन करता हूं। अगर मैं बोलूं रिंग के लिए, तो रिंग के बेस पे आप बोलिएगा कि स्मॉल आर और कैपिटल आर सिंपली क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि इसकी विड्थ नेग्लिजिबली स्मॉल हो गई। इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन पुट कर दीजिएगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा F बाई 2 पाई r प्लस r इज 2r, तो ये टोटल टर्म आ जाएगा 4 पाई r। अर्पित समझ आया ये? Yes, sir. अगर मैं थर्ड पार्ट बोलूं रॉड के लिए, तो रॉड के लिए क्या बोलेगा, 2 पाई r जो पेरीमीटर था या 2 पाई r कैपिटल पेरीमीटर था, वो सिंपली किसके इक्वल हो गया, लेंथ ऑफ रॉड के लिए। तो इन दोनों जगह आप LL पुट कर दीजिएगा तो टोटल सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F बाई 2L। आई बात समझ? Yes, sir. अगर मैं थर्ड सिचुएशन अगर मैं बोलूं इस कंप्लीट डिस्क के लिए, तो इसके लिए बोलेगा स्मॉल r इनसाइड कुछ है ही नहीं, वो 0 हो गया, तब आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स बाय सिंपली कितना, 2 पाई r, इतना आंसर आ जाता है। यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, यहाँ पे मैं एक आपको टर्म सिखाता हूं, लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री का मतलब क्या होता है। देखिए डिस्क के केस में सिर्फ 2 पाई r आया, लेकिन रिंग के केस में 4 पाई r आया, मतलब उसके जस्ट डबल। ऐसा क्यों है? रॉड के केस में मैंने 2L लिया, L नहीं लिया, ऐसा क्यों? तो इसका एक रीजन है, देखिए क्या।
अगर आपने रॉड देखा था इस तरह, अगर मैं उसको सामने से देखता इस तरह, एक सिंगल पॉइंट, जस्ट 1 मिनट, तो आपको ये रॉड सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता। इसके रिप्रेजेंटेशन के बेस पे अगर उस लिक्विड को देखूं जिसको यहां तक फिल्ड है, तो एक बोलिएगा सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करता होगा लिक्विड के, एक सरफेस टेंशन एक्ट करता होगा इस डायरेक्शन में। इसीलिए अगर सिंपली ये रॉड होता तो इसमें दो डिफरेंट सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, इसलिए मुझे नेट कैलकुलेट करना था, इसलिए टू डिफरेंट लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री की तरह क्या किया, बिहेव किया। आई बात समझ? यस सर। Yes, sir. सर एक बार फिर से बता दीजिए। ओके मैंने कहा ये जो रॉड है, रॉड के लिए अगर आप सामने से देखिए, जैसे आपके पास ये रॉड दिख रहा है, बिल्कुल सामने से देखिए इस पोजीशन से, तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर लिक्विड के ऊपर प्लेस कीजिएगा तो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। तो एक सरफेस टेंशन इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, एक सरफेस टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, तो दो डिफरेंट लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर मैं कंप्लीट डिस्क की बात करूं, तो कंप्लीट डिस्क अगर सरफेस से चलीजिएगा तो सिर्फ आउटर रीजन वो क्या होगा, लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री होगी जिसके ऊपर वो लिक्विड इंटरैक्ट कर सकता होगा। इसलिए वहां पे सिर्फ एक लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री है। बट रिंग के केस में इनर साइड एज वेल एज आउटर साइड दोनों इंटरैक्टिंग बाउंड्री है। ओके सर। यहां तक किसी को डाउट कि लेंथ ऑफ इंटरैक्टिंग बाउंड्री कैसे कैसे ले सकते हैं? सर ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। अर्पित लिख लिया आपने? थोड़ा सा
Sir, written. अर्पित लिख लिया? ये सर हो गया ओके अब देखिए इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑन रिंग। आपने शायद बचपन में कभी देखा होगा या कभी किया भी होगा, या आप मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया गेट गए हो तो वहां पे एक वो मिलता है सूप सॉल्यूशन, उसके अंदर एक रिंग डुबाते हैं एंड ब्लो करते हैं, बबल बनाते हैं। कभी देखा होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो जेई में एक सवाल पूछा इसके बेस पे कि किस मैक्सिमम रेडियस पे वो बबल उस रिंग से डिटैच कर जाएगा, आप वो कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको वो डायग्राम डिफाइन कर देता हूं। सपोज कर लीजिए आपका जो रिंग है वो कुछ ऐसा है, ठीक। इसके ऊपर मुझे एक बबल फॉर्म कराना है, तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ बबल at which it will detach from the string। तो देखिए मैं आपको उसको ड्रॉ करने के लिए ये मैक्सिमम रेडियस का बबल इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता होगा। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड मैक्सिमम रेडियस of bubble at which it will detach from ring। देखिए इसको कैलकुलेट कैसे कैसे करिएगा, मैं आपको हिंट देता हूं। हम पहले क्या करते होते हैं, साइड से एयर ब्लो करते होते हैं, तो एयर इस डायरेक्शन में अपनी कुछ स्पीड एंड उसकी अपनी कुछ डेंसिटी होगी, वो इस डायरेक्शन में ब्लो करती हो सम वेलोसिटी v से। तो ये एयर क्या करता होगा, इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता होगा, हो सकता है। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए फोर्स ड्यू टू मूविंग एयर, फोर्स ड्यू टू मूविंग एयर। फोर्स इक्वल्स टू सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और एक्सेलरेशन को वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू रो इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम इज a into x into velocity divided by time taken। तो ये जो क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू रो, एरिया कितना है, तो आपको यहाँ पे रिंग का रेडियस गिवन होगा यहाँ से यहाँ तक। मान लीजिए इस रिंग का रेडियस a है, तो एरिया हो जाएगा पाई a स्क्वायर, वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर। तो ये आपके पास नेट अमाउंट ऑफ फोर्स exerted due to moving air फाइंड आउट हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। देखो फोर्स कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यस सर। मास को मुझे यहाँ पे एयर के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो एयर फ्लूइड, तो उसको मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। यस सर। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ। यस सर। एक्सेलरेशन को मैंने लिख लिया वेलोसिटी बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी हो गई, तो आपके पास पूरा टर्म आ गया रो ए वी स्क्वायर। एरिया मेरे पास आपको रिंग का रेडियस दे रखा है ए, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। अरसलान आपको समझ आया? Yes, sir. सिद्रा रहमान? Yes, sir. ओके ये फोर्स मैंने किसकी वजह से कैलकुलेट किया, ड्यू टू मूविंग एयर। अब मैं दूसरा कैलकुलेट करता हूं, उस रिंग के ऊपर जो सरफेस टेंशन उसको फिक्स करके रखा था, उसके बियॉन्ड अगर ये फोर्स हो जाए तो वो
डिटैच कर जाएगा तो मैं उसका कंपोनेंट कैलकुलेट करता हूं। तो सरफेस टेंशन के बेस पे देखिएगा तो आप ये बोलिएगा कि वहां पे surface tension must be acting tangentially along this direction। तो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है इस डायरेक्शन में एंड एक हो सकता है इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर मैंने सरफेस टेंशन मान लिया T, ये मेरे पास इंक्लिनेशन यहां से यहां तक थीटा, तो एक कंपोनेंट ये हो जाएगा T cos थीटा एंड एक कंपोनेंट ये हो जाएगा T sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट उस रिंग के साथ उसको अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, T cos थीटा और T sin थीटा? सर टी साइन थीटा। साइन थीटा तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, रिंग आपके पास ऐसे है, उसकी तरफ परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा अप्लाई करता होगा, टी कॉस थीटा, जो उसके ऊपर एडहेसिव फोर्स के बेस पे पुल करके रखा होता है या उसको cos कंबाइन थीटा। करके रखा है, कॉस थीटा कंपोनेंट। ओके, एंड जो सरफेस टेंशन है वो किस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री की तरफ एक्ट कर सकता है, कितनी लेंथ तक? तो आप बोलिएगा पेरीमीटर ऑफ दैट रिंग, और चूंकि रिंग है तो रिंग के केस में हम लेंथ ऑफ इंटरैक्टिंग बाउंड्री कितनी लेते हैं, 2 पाई आर और 4 पाई आर? सर 4 पाई आर। गुड। तो टोटल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हम कैलकुलेट कितना कर सकते हैं, T cos थीटा इंटू 4 पाई आर। यहां तक कोई डाउट? सर वो वाला कंपोनेंट क्यों लिया आपने cos थीटा वाला? क्योंकि साइन कंपोनेंट किसकी तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ। जो यस आपको सर। जो लिक्विड होगा वो उस रिंग की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो अट्रैक्टेड होगा तो उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि फोर्स उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आई बात समझ? यस सर। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए कौन सा फोर्स होना चाहिए, तो T cos थीटा कंपोनेंट। ओके। ओके, तो ये मेरे पास कंपोनेंट किसकी वजह से आया, सरफेस टेंशन की वजह से। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो मैं बोल सकता हूं ना वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अगर एयर का फोर्स ज्यादा हो जाए तो वो उसको क्या कर सकता है, डिटैच कर सकता है। अब एक लास्ट पार्ट यहाँ पे, मान लीजिए इस रिंग का अपना कुछ सेंटर यहाँ पे होगा, तो यहां से यहां तक उसका अपना रेडियस एंड यहां से मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं इस तरह। इस ट्राइंगल के लिए अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये टर्म यहां से यहां तक थीटा हो जाएगा। आपको ए पता है, इसका रेडियस यहां से यहां तक आर मान लीजिए, तो इस थीटा के लिए बेस पता है ए और हाइपोटेनस पता है आर। इस आर को आप cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस टाइम्स 4 पाई ए। इस फोर्स को ऊपर वाले फोर्स के साथ इक्वेट कर दीजिए, आपको रेडियस ऑफ बबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अर्पित, कुछ समझ आया आपको? यस सर, आ गया सर। नोमा, कोई डाउट आपको? No, sir. गुड। अंशिका, कुछ भी नहीं समझ आया? सर आप यहाँ ओके, सॉल्व कीजिए, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, देखिए कितना आता है।
Hi, sir. Noor, I think you have class in just 10 minutes after or 10 minutes later. Yeah, sir. I know, but this my brother. It was my brother. Sorry. Okay, okay. सर आज सेंड कर दिया ओके, सही है। दोनों फोर्सेस को आपस में कंपेयर कीजिए एंड वहां से रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 4 pi a square t divided by r must be equals to rho pi a square times v square. So pi a square cancel out हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4t डिवाइड बाय रो टाइम्स v स्क्वायर। कुछ आपका आंसर ऐसा आएगा। सिद्रा रहमान, Yes, sir. इतना आंसर आया आपका? Yes, sir. किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो सर No, sir. ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इस पर्टिकुलर सरफेस टेंशन में और क्या क्या हो सकता है, इसके एप्लीकेशन मैं आपको वो समझाता हूं। तब इसकी कैलकुलेशन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एनर्जी किसी बबल को फॉर्मेशन करने के लिए, या वर्क डन उसके रेडियस को चेंज करने के लिए, या अगर स्प्लिट कर जाए अलग अलग ड्रॉप में तो वो कैसे कैसे एनर्जी चेंज कर सकती है, उसकी सरफेस एनर्जी, वो सारी कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं। तो पहले उसके लिए मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूं। वर्क डन टू फॉर्म ड्रॉप, जैसे हमने पीछे किया था कि यहाँ पे पहले हम उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करते थे, फिर उसको निकाल के ब्लो करते थे एयर ब्लो करना मतलब हमने उसको क्या दिया, कुछ एनर्जी दी, कुछ वर्क डन किया, ताकि उसको इनिशियल रेडियस 0 से किसी एक पर्टिकुलर रेडियस तक क्या कर पाए, एक्सपैंड कर पाए। तब हमें कैलकुलेट करना है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट किया इस पर्टिकुलर के फॉर्मेशन करने में। आई बात समझ? Yes, sir. तो वो हमें डिफाइन करना है, वर्क डन टू फॉर्म ड्रॉप और बबल। सपोज कर लीजिए कोई ड्रॉप इनिशियली कैसे इतने रेडियस तक है, मुझे उसको एक्सपैंड करना है टू सम न्यू रेडियस, यहां तक। यहां से यहां तक इसका अपना रेडियस r, यहां से यहां तक चेंज इन रेडियस डेल्टा r। सो मैं बोल सकता हूं वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन के बेस पे, वर्क डन सिंपली किसके इक्वल होता है, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है यहाँ पे मैं फोर्स किसके अगेंस्ट अप्लाई करूंगा, तो आप बोलिएगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट, क्योंकि सरफेस टेंशन उसको रिमेन कोगुलेट करने की कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट आप अप्लाई कीजिएगा, तब उसको आप एक्सपैंड करा सकते हैं। तो फोर्स इज अगेंस्ट सरफेस टेंशन। तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स एंड सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन, इस रिलेशन के बिहाफ पे। सो फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन टाइम्स लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री। सो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऑफ इट्स इंटरैक्टिंग बाउंड्री, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हुआ, डेल्टा आर। इन दोनों डायमेंशन को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको डायमेंशन ऑफ एरिया डिफाइन करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं T इंटू डेल्टा ए इक्वल्स टू वर्क डन। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. किसी कोई डाउट यहां तक? ओके, अब यहाँ पे ये चेंज एरिया आया,
वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक, उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक टर्म पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्टिंग सरफेस, जिसके बेस पे आप सरफेस एरिया ले पाए। देखिए, अगर आपके पास कोई एक ड्रॉप है एंड कोई दूसरा एक बबल है, तो यहां पे बोलिएगा एयर सिर्फ बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ पूरा लिक्विड फील्ड है। तो लेंथ और सरफेस विच इज एक्सपोज टू एयर इन केस ऑफ ड्रॉप कितना होगा? तो आप बोलिएगा सिर्फ 1। तो इसीलिए सरफेस विच इज एक्सपोज टू एयर 1, बट इन केस ऑफ बबल बाहर भी एयर है और अंदर में भी एयर है। तो आप क्या बोलिएगा, कितने सरफेस जो एयर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? तो आप बोलिएगा 2। तो इन केस ऑफ बबल सरफेस विच इज एक्सपोज टू एयर 2। इसीलिए जो एबव फॉर्मूला है वो आप दोनों के लिए चेंज कर जाता है, ठीक? इन केस ऑफ ड्रॉप वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन टाइम्स चेंज इन एरिया, बट इन केस ऑफ बबल चूंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ और सरफेस एक्सपोज टू एयर डबल है, तो यहाँ पे हो जाता है 2 टाइम्स टी डेल्टा ए। ये बात समझ आई किसी को कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्टिंग सरफेस क्या होता है? अर्पिता, अर्पित, यस सर। अंशिका, यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबने लिख लिया? यस सर। सिद्रा रहमान, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, सो आज क्लास के लिए इतना ही। इतना पढ़ के रखिएगा, फिर बाकी आज सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।